और हमने शेयर किया था कि अब हमें बुलिश पोजीशंस को कट कर लेना चाहिए। नेचुरल नहीं है, वीक रैली है। ये एक बड़ा रीज़न है कि एफआईआईज़ की सेलिंग हो रही है, क्योंकि भाई आज सवेरे एग्जिट कर लिया होगा, प्रॉफिट्स भी मिले होंगे 200-250 पॉइंट्स। काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गई थी। अपने एक वीडियो में ये शेयर किया था कि एमटीएफ जो है काफ़ी, हमने आपके साथ क्यों शेयर किया था कि हमें पोजीशंस को एग्जिट कर देनी चाहिए। तो पहला, सर लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि मार्केट में रैली रुकेगी और हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हम मान लें कि तेज़ी ख़त्म? ये बात सही है। फ्राइडे के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि अब इट इज़ टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। तो हमारे जो बुलिश लेवल्स थे हमारे 24,800 के आसपास थे, और वहाँ से हमने आपके साथ शेयर किया था कि आप बुलिश पोजीशंस बना सकते हैं। उसके ऊपर हमें करीब 200 टू 300 पॉइंट्स मिले हैं, और हमने शेयर किया था कि अब हमें बुलिश पोजीशंस को कट कर लेना चाहिए। उसकी वजह क्या थी कि एक तो 6-7 दिनों से लगातार मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, और हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो एक करेक्शन छोटा मोटा होता है। साथ ही कई इंडिकेटर्स हमें इस तरफ इशारा कर रहे थे कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें अपने पोजीशंस को कट कर लेना चाहिए। अब क्या यहाँ से मार्केट सीधा नीचे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक तरफा रैली मिली और फिर एक तरफा नीचे मार्केट्स जाते हुए देखिए, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। बट हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन डेटा शॉर्ट टर्म में कम से कम दिस रैली इज ओवर। तो अब कुछ दिनों तक मार्केट्स प्रेशर में रहेंगे। क्या यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशंस खोल लें और मार्केट एक तरफा नीचे जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और, जिसे मैं कहता हूँ, फड़फड़ाएगा मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। बट हमारा व्यू यही है कि करंट रैली इज ओवर। शॉर्ट्स के लिए थोड़ा हमें अभी और वेट करना पड़ेगा। सर अगर निफ्टी को देखें चार्ट में इसके, तो एक तो इसमें डब्ल्यू पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है, दूसरा एक हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या हमने कुछ जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं कर लिया? चार्ट्स में मैं देख रहा था ऐसा पैटर्न एक डब्लू टाइप का बना है। तो डब्लू इज बेसिकली डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न जो बनता है ये काफ़ी लंबे इंटरवल में बनता है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। क्या ये डब्लू पैटर्न बनकर मार्केट्स एक लंबी रैली करेंगे? इट्स टू अर्ली टू से। हमारा शॉर्ट टर्म में व्यू है दिस रैली इज ओवर। लॉन्ग टर्म का हम अभी कोई व्यू शेयर नहीं कर रहे हैं। बट इस डब्लू पैटर्न या जो हायर लो पैटर्न बना है, इसमें एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज कि जो करंट रैली हमें देखने को मिली है, इसमें अगर आप देखेंगे ना, एमएससीडी का डाइवर्जेंस है। तो बेसिकली इट इज टेलिंग अस कि ये रैली नेचुरल नहीं है, वीक रैली है। तो ये सस्टेन ज़्यादा दिन नहीं करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बड़े बड़े कुछ आईपीओज अभी पिछले दिनों आए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि खींचा गया। और एक बड़ा फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि एफ आई इज स्टिल सेलिंग, और उनकी सेलिंग में कोई कमी नहीं आई है। आज का डेटा तो अभी नहीं आया है, सितंबर में भी वो नेट सेलर ही हैं। तो जब तक एफ आई अपनी सेलिंग बंद नहीं करेंगे, बड़े मीनिंगफुल रैली का होप करना बेकार है। सर थोड़ा-सा यूएस डील की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ हरकतें तो हो रही हैं। इसमें कुछ हरकत तो हो रही है सर। इनफैक्ट सुनने में ये भी आ रहा है कि मोदी जी के साथ ट्रम्प का कुछ इंटरैक्शन भी हुआ है। तो इसमें आपको क्या लगता है, कुछ हो पाएगा यूएस डील का? ओके, तो पिछले दिनों कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखिए, हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए थे जहां हमारी नेगोशिएशंस बंद हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो गई थी। ऐसा हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा। ऐसा तो हम वो कोल्ड वॉर के एरा में भी हमने नहीं देखा कि हमें हमारे देश के बारे में इतना कुछ नेगेटिव कहा गया यूएस की तरफ से। तो ऐसे स्टेज पे हम थे, और उसके बाद सडनली हमें कुछ एक्सचेंजेस सोशल मीडिया पर देखने को मिले दोनों कंट्री के लीडर्स के बीच में। अब इसका हमने रीज़न आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से इंडियन एम्बेसी ने यूएसए में एक लॉबिंग फर्म को हायर किया था। लॉबिंग को अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो इधर दलाली होती है। 1.8 मिलियन डॉलर्स की एनुअल फीस उसको पे की गई,
और जो लॉबिंग फर्म थी, आई थिंक उसका नाम SWH कुछ ऐसा करके था, तो उनके जो फाउंडर थे या जो भी चेयरमैन थे, उनका ट्रम्प के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। फिर दोनों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद लॉबिंग फर्म ने फोटोज़ पोस्ट की कि देखो हम ट्रम्प से मीटिंग किए हैं। उसका रीज़न नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हमारे बिहाफ पर कुछ डिस्कशन, नेगोशिएशन हुए हैं। और उसके बाद ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ इंटरेक्शंस हुए दोनों देश के लीडर के बीच में। उससे ये होप जगी कि नेगोशिएशंस आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। साथ ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी ये कहा कि नवंबर तक डील भी हो जाएगी। अब खबरें ये आ रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशंस वापस से हो रही हैं बैक चैनल्स के बीच में। और जो पिछले डील में जो मुद्दा फंसा था वो था डेयरी का और एग्रीकल्चर का। अब यूएसए कुछ हद तक मान गया है कि हम डेयरी पे रिलैक्सेशन दे देंगे क्योंकि डेयरी इज ए सेंसिटिव मैटर। तो डेयरी पे शायद बात बन गई, एग्रीमेंट हो गई है, लेकिन यूएस कह रहा है कि हम एटलीस्ट हमें चीज़ बेचने दो, विच इज़ फाइन बिकॉज चीज़, यूएसए का चीज़ जो है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो जिसे खाना है खाएगा, जिसे नहीं खाना है नहीं खाएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अभी भी जीएम क्रॉप के मामले में अड़े हुए हैं। क्या हम उसे मानेंगे? और अगर मानेंगे तो यहाँ पर भी उसका रिएक्शन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चैनल खुला है, उधर से थोड़े लोग झुकेंगे, इधर से थोड़े लोग झुकेंगे, लेकिन अभी भी एग्रीमेंट के सीन तक तो मुझे सीन नहीं लग रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अदानी के पोर्ट से जो रशियन ऑयल आ रहा था उसमें अब फॉल आया है। क्यों आया है? क्योंकि अदानी ने उन वेसल्स को घुसने से मना कर दिया है जिनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाया है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि रशियन ऑयल इंडिया में कम बिकेगा। तो ये भी एक क्लू है कि कुछ हद तक हम जो अड़े हुए थे कि नहीं जी हम तो रशियन ऑयल लेंगे, वो भी हम थोड़ा अब उसमें हमारा टोन डाउन हुआ है। लेकिन मैं अभी भी यही मानता हूँ कि अभी भी सारे मामले नहीं रिजॉल्व हुए हैं, एग्रीमेंट नहीं बना है, हम लगभग उसी सिचुएशन में हैं। अब ये देखना है कि हम दोनों में से कौन कितना झुकता है इसे सक्सेसफुल करने के लिए। आईटी के ऊपर यूएस ने सीधा थ्रेट कर दिया और उन्होंने अगर वो हायर एक्ट लगा दिया तो हमारी आईटी इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी। फिर हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। क्या हम झुकेंगे? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? ये तो आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन मैं अभी भी इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि हम बिना झुके इस डील को कर लेंगे। तो या तो दिस डील इज़ नॉट गेटिंग थ्रू, या फिर किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, और कौन झुकेगा मुझे नहीं पता। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। सर वैसे यूएस मार्केट को देखें तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भले ही हमारे मार्केट्स प्रेशर में दिख रहे हैं,
तो आपको नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट में अभी भी रैली की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं? ये एक बड़ा रीज़न है कि एफआईआईज़ की सेलिंग हो रही है, क्योंकि भाई वो तो यूएस मार्केट में ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। आप देखो नैस्डैक एक साल में 25% अप है, 25% अप। डाउ जोन्स भी 10% अप है, जबकि हमारे मार्केट्स फ्लैट है। चाइनीज़ मार्केट्स आर गोइंग अप, वहाँ तो ज़बरदस्त रैली भी हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की बनती जा रही है। इस रिस्क को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप 2000 वाले रिस्क को भी इग्नोर करेंगे। 2000 में जो डॉट कॉम क्रैश आया था, लगभग वैसे सिचुएशन बनती जा रही है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा उससे बुरी बनती जा रही है। और जो 2008 में बनी थी सिचुएशन, लगभग वैसी बनती जा रही है। अब देखिए, अगर आप देखें तो जो S&P 500 जो वहाँ का सबसे बड़ा इंडेक्स जिसे माना जाता है, जिसमें 500 कंपनी है, यानी कि जो टॉप की 5 कंपनीज हैं उसका वेटेज 28% है। अगर हम आज से पहले जाएं हिस्ट्री में भी, तो टॉप 5 कंपनीज का वेट जो होता है वो 12% से ज़्यादा कभी नहीं रहा। और जो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखें, जो टॉप 8 कंपनीज हैं वो सारी एआई की हैं। यानी कि ये पूरी रैली एआई की वजह से, अगर हम उसे हटा दें तो मार्केट्स कहीं और होंगी हैं। तो ये सिचुएशन 2000 टाइप की हमें लग रही है, जब डॉट कॉम कंपनीज ही टोटल वैल्यूएशंस कमांड करती थी मार्केट्स में, और मार्केट्स उसी की वजह से चल रहे थे। और 2008 में अगर आप देखें तो यही सिचुएशन जो रियल एस्टेट फाइनेंस की कंपनीज थी उनमें ही हमें देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके की वैल्यूएशंस ये कंपनी कमांड कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं है। और हमने देखा दोनों सिचुएशन में, 2000 में भी 2008 में भी, जब इन कंपनीज की अर्निंग्स उस तरीके से नहीं ग्रो करी जिस तरीके से इनके स्टॉक प्राइसेस ग्रो किए, तो इन्वेस्टर्स में डिसअपॉइंटमेंट आया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर सेलिंग हुई, उन्होंने इंडेक्स को क्रैश कराया, मार्केट्स को क्रैश कराया। और सिर्फ यूएसए के मार्केट्स को क्रैश नहीं कराया, उन्होंने पूरे दुनिया भर के मार्केट्स को क्रैश कर गया। इसलिए ये जो ग्लोबल लेवल पर रैली चल रही है ये काफ़ी खतरनाक है। और ये जो एक जिसे हम कहते हैं ना ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है, ये हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स ने इस रैली को बना के रखा है। ये मार्केट के लिए, वर्ल्ड के मार्केट्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि एआई में इंडिया लैगार्ड हो रहा है, पर अब खबर ये आ रही है सर कि सरकार डेटा सेंटर और एआई सेक्टर को कोई मदद देने जा रही है। अब सर, लगता है सरकार ने आपकी वीडियो देख ली। एनीवे, सवाल ये है सर, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ विशेष फ़ायदा हो सकता है इंडिया को? नहीं, मेरा वीडियो तो नहीं देखा होगा फॉर श्योर, बट आई एम ग्लैड कि सरकार ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ किया। ओके, ये कदम मेरे हिसाब से 2 साल पहले उठाया जाना चाहिए था। देखिए, जब 2000 में आईटी बूम आया तो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्ट किया। उन्होंने टैक्स ब्रेक्स दी आईटी कंपनीज को। उन्होंने बोला आप बनाओ कंपनियां, हम आपको टैक्स ब्रेक देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनके पास हाथ में ज़्यादा पैसे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया, अपने स्किल लेवल को बढ़ाया, और उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को मिला, हमारी इकॉनमी को मिला। और अब देखो इसका फ़ायदा क्या था। सबने देखा इंडिया में आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन कोई भी हमारे ग्रोथ को पकड़ नहीं पाया, फॉलो नहीं कर पाया, उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक बार आप पिछड़ जाते हैं ना, फिर आप बहुत मुश्किल होता है कि आप उसमें लीडर बने। आपको सालों साल लग जाते हैं। और एआई में हम वैसे ही अब पिछड़ गए हैं, इतना पिछड़ गए हैं कि हमें वर्ल्ड लीडर बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये अच्छा है कि ये कदम उठाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपनीज एआई पे आज हमारे देश में काम कर रही हैं बड़े स्केल पर, उनके अगर आप लीडरशिप को देखेंगे ना, वो टेकीज नहीं है। वर्ल्ड की कोई भी आप मुझे टेकी कंपनी दिखा दीजिए जिसके लीडरशिप टेकी नहीं है। जब आप जो जो कमांडिंग पोजीशन पे हैं, जब वो टेकी लोग नहीं होते हैं,
वो सक्सेसफुल टेक कंपनीज नहीं बन पाती। हमने बोइंग का एग्जाम्पल देखा। बोइंग को कहा जाता था कि दिस कंपनी इज रन बाय इंजीनियर्स, और उन्होंने क्या किया, टॉप के लेवल में इंजीनियर्स को हटा दिया, बिजनेस के लोगों को घुसा दिया, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बोइंग के प्लेन्स पे इतनी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। क्योंकि जब आपकी लीडरशिप टेक्निकल्स के तरीके से सोचेगी तभी वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी। आज हम जानते हैं हमारे देश में सो कॉल्ड एआई कंपनीज और टेक कंपनीज को हम देखें, दे आर कंट्रोल्ड बाय, वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? वो वही लोग हैं जिनको एक ही चीज़ आती है, 10 रुपए का माल खरीदो, उसमें कुछ करो और उसे 100 रुपए में बेचो। ये वो लोग इन कंपनीज को नहीं चला रहे हैं जो इनोवेट करना चाहते हैं। अब इनोवेट कौन करना चाहेगा? इनोवेट करना चाहेगा टेक ही लोग, जो इनोवेशन के लिए हंगरी हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद तो की नहीं जा रही है। आज आप बताइए, एक जिसने बीटेक किया है, फ्रेश निकल कर आया, उसके अंदर जोश है, कुछ करने का जज्बा है, उसे क्या मदद मिल रही है सरकार से? 50,000 का मुद्रा लोन। क्या मुद्रा लोन में वो टेक कंपनी बना लेगा? क्या हम मदद कर रहे हैं? तो वो बोलेगा भाई यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं है, चलो यार यूएस से चलते हैं, वहाँ पे चल के कुछ करते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हैं, बढ़िया सैलरी कमाएंगे, ऐश करेंगे। तो वो एनवायरनमेंट जब तक नहीं मिलेगा, इनोवेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, इसमें 2 पार्ट हैं, एक है डेटा सेंटर और एक है एआई। ओके, डेटा सेंटर में आज के दिन जो 2 बड़ी कंपनियां हैं वो कौन है? A1 और A2। सबसे बड़ा प्लेयर वही बनने जा रहा है, सबसे बड़ा जो सेंटर बना रहे हैं वही 2 लोग बना रहे हैं। तो अब ये आया है खबर कि 10 साल तक या 20 साल तक सरकार सोच रही है कि टैक्स ब्रेक देंगे। तो आप बताइए इसका फायदा किसको होगा? सबसे ज़्यादा उन्हीं को होगा। एआई में अगर हम देखें तो इसका लाभ उठाने वाली कितनी कंपनियां हैं, मुझे इसमें डाउट है। एआई में अगर सीरियस नोट पे देखें तो कौन सी कंपनी इंडिया में कुछ कर रही है? सुनने में तो ऐसा नहीं आ रहा है। तो डेटा सेंटर में हम कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का डेटा ही इतना सारा है, तो वो तो हम कर लेंगे। बड़े बड़े डेटा सेंटर बना लेंगे, कंप्यूटर बना लेंगे, लैंड अभी भी सस्ती है, अगर आप दूर दराज के इलाके में खोलते हैं, इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है, तो वो हम कर लेंगे। लेकिन एआई में हम कुछ कर पाएंगे? मुझे डाउट है। सर, इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0 की बुकिंग तो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें लोगों को क्या नया चीज़ें सीखने को मिलेगा? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? तो पिछले बार हमने जो इवेंट किया था इन्वेस्ट फॉर अल्फा, उसमें करीब 50-55 लोगों ने ज्वाइन किया था, और काफ़ी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम जो भी हम कुछ यूज़ करते हैं, सीखते हैं, सीखा है, वो हम उनसे शेयर करें। और हमें काफ़ी अच्छा उनसे फीडबैक भी मिला। जो जिस तरीके के काफ़ी स्मार्ट लोग आए हुए थे वहाँ पे, काफ़ी अच्छे डिस्कशंस हुए, और ख़ास करके वैल्यूएशंस के फ्रंट में काफ़ी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ मिले, और उसके बेसिस पर हमने इसे और एडवांस बनाया है। तो जैसे वैल्यूएशंस में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ कंपनीज़ की वैल्यूएशंस करना बहुत मुश्किल होता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो हमने उसमें फर्दर एक्सटेंड किया है। अब हम वैल्यूएशंस के और भी ज़्यादा मॉडल्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक्स के लिए हम स्पेशल मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टअप्स के लिए अलग मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। तो वैल्यूएशंस में हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे और भी इसको बड़ा बनाने की कोशिश की, और भी ज़्यादा मॉडल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही जो उनका फीडबैक था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन चीज़ों को भी हम ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी बिगर, बेटर एंड बोल्डर। और नवंबर 8 और 9 को है, ऑनलाइन है। अगर आप इसमें और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सर, ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि
Can we choose MTF option for high Sharpe ratio stocks? Please answer. तो हमने अपने एक वीडियो में ये शेयर किया था कि MTF जो है काफ़ी रिस्की है, मार्जिन ट्रेडिंग फंड, क्योंकि आपकी जितना रिस्क एपेटाइट है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं होपिंग कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, MTF फैसिलिटी में आप इंटरेस्ट पे करते हैं ब्रोकर को, 11 से 12% आप पे करते हैं। यानी कि अगर आपका शेयर एक साल में 12% से ऊपर नहीं गया तो आप लॉस होंगे। हमने देखा कि पिछले एक साल में निफ्टी हमारा फ्लैट रहा है। तो अगर एक साल पहले आपने MTF लिया है, मान लीजिए निफ्टी में तो ट्रेडिंग होती नहीं है, लेकिन मान लीजिए निफ्टी में लिया, तो आज आप 12% नेगेटिव में। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन है कि शार्प रेशियो अच्छा है तो क्या हम उसमें MTF लगा सकते हैं? मेरा ये मानना है कि शार्प रेशियो, बीटा, कितना रिटर्न दिया, इसके बेसिस पर अगर आप लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आपको MTF करना है, वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा, जितना पैसा है कैश में लीजिए, उधारी से मत लीजिए, लेकिन आपको लेना ही है तो उसका सोल क्राइटेरिया अगर आप मेरे से पूछेंगे तो क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए कि स्टॉक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टॉक की वैल्यू 80 रुपये है और मैं इसे 75 या 70 रुपीज़ में खरीद रहा हूं, तभी आप MTF में लगा सकते हैं। इट शुड बी द ओनली क्राइटेरिया। अगर आप 80 का माल 120 में खरीद रहे हैं उधार में पैसे लेने के लिए, तो फिर आप तो भाई ये तो पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी हालत में हमें नहीं करना है। अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यूएशंस इतनी है और मैं उसी प्राइस पे ले रहा हूँ, इनफैक्ट उससे नीचे ले रहा हूँ, दैट्स द ओनली कंडीशन आई वुड सजेस्ट कि आप MTF में लें, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपकी क्या व्यू है? तो हमने आपके साथ शेयर किया कि जो भी बुलिश पोजीशंस अगर आपने हमारे लेवल्स को देख के बनाई है तो उसे एग्जिट कर देना चाहिए था। होपफुली आपने आज सवेरे एग्जिट कर लिया होगा, प्रॉफिट्स भी मिले होंगे 200-250 पॉइंट्स। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, अगर मैं आज का डेटा देखूँ तो पुट कॉल रेशियो में जो हमें राइज देखने को मिला था फ्राइडे के दिन 1.25 से ऊपर चला गया था, और हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये लेट कमर्स की वजह से है। जो लेट आए हैं बुलिश लोग, उनके लिए है, और उनकी लेट कमर्स की कमर टूटेगी, ये हमने आपके साथ शेयर किया था और आज वही हमें देखने को मिला। तो आज हमें वो ड्रॉप वापस से देखने को मिला, 1.25 से हम नीचे आ गए। सेकेंडली, आज के दिन भी अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि इस करेक्शन का इस्तेमाल करके काफ़ी ह्यूज पोजीशंस निफ्टी फ्यूचर में बनी है, वो भी नहीं है। तो डेटा बहुत एवरेज सा आया हुआ है। ओके, हमने आपके साथ क्यों शेयर किया था कि हमें पोजीशंस को एग्जिट कर देनी चाहिए? तो पहला कि काफ़ी लो वॉल्यूम पे रैली हो रही थी, मार्केट में मोमेंटम नहीं था, और अगर हम थर्सडे और फ्राइडे के दिन देखें तो कोई OI एडिशंस नहीं हुई थी। तो जितनी रैली हमें देखने को मिल रही थी, अगर उसमें स्ट्रेंथ होती तो साथ में हमें OI बढ़ता हुआ दिखता, जो कि नहीं दिख रहा था। साथ ही अगर मैं ट्रेंड देखूं प्रीमियम का, मार्केट लगातार 6-7 दिनों से ऊपर जा रहे हैं, प्रीमियम से नॉट राइजिंग, इसका मतलब इमीडिएट अपसाइड इज ओवर। साथ ही हमारे इंडिकेटर्स हमें बोल रहे थे कि दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। क्या अभी शॉर्ट करना है? जी नहीं, शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 6-7 दिन की रैली देखी है, थोड़ा मार्केट को फड़फड़ाने दो और फिर जब लेवल पर आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वक्त तो वेट एंड वॉच है, प्रॉफिट बुक करिए और वेट करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करिए।